हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। अनुपम आईएएस अकेडमी एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, जिस पे हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके सारा सिलेबस पूरा करेंगे। इसमें हम स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी एग्जामिनेशन, जिसको आईएएस आईपीएस के एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है, उस उस पूरे एग्जामिनेशन के पूरे सिलेबस को हम इसमें कवर करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस एग्जामिनेशन को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। एग्जाम कैसे होता है, कौन कराता है, कब होता है, किस तरीके से होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन-कौन से पेपर होते हैं, उस पेपर्स में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनके आंसर कैसे लिखेंगे। आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। यूपीएससी संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो का आपका एग्जाम करवाती है, जिसको यूपीएससी एग्जामिनेशन और बहुत फेमस इसको आईएएस और आईपीएस एग्जामिनेशन के लोग नाम से लोग जानते हैं। इस एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शंस होते हैं लोगों के, और उसके बाद आईएएस आईपीएस, आपको दो नाम ये ज्यादा फेमस है इसलिए लोग इसको ज्यादा जानते हैं। वैसे लगभग 22 से ज्यादा सर्विसेज, 22 प्लस सर्विसेज का एग्जामिनेशन करवाती है यूपीएससी। और उसके बाद इस सिलेक्शन के हिसाब से, जिसकी मेरिट के हिसाब से आपको रैंकिंग मिलती है, उस रैंकिंग के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। जैसे जिनके अभी मैं आपको पूरा स्टेप्स बता देता हूँ, उसके बाद आप इस बात को आखिरी में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि परीक्षा होती कैसे। तो आपकी जानकारी के लिए, जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, परीक्षा 3 स्टेप में होती है। तो अगर हम परीक्षा के चरणों की बात करें तो कितने चरण में हो रही है परीक्षा? 3 स्टेप में ही परीक्षा हो रही है। तो पहला स्टेप होगा इसका, फर्स्ट स्टेप होगा, उसको बोलते हैं प्राथमिक परीक्षा। प्री एग्जामिनेशन होगा, ये एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम होगा, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, उसके थ्रू ये एग्जामिनेशन होगा, प्री का एग्जामिनेशन। फिर दूसरा एग्जाम होगा आपका मेंस का एग्जामिनेशन। मेंस का एग्जामिनेशन आपको ये लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा, तो आपको इसमें लिखना होगा, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक। उसके बाद एक तीसरा चरण होगा, जिसको बोलते हैं साक्षात्कार, बोलते हैं इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, इंटरव्यू बोलते हैं, जिसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और ये लगभग आपको शायद पता हो कि 275 नंबर की वैल्यू रखता है टोटल एग्जामिनेशन में। एक अच्छा खासा वेटेज अपने आप में ये रखता है। ठीक है, अगला स्टेप अगर हम जानना चाहें कि प्रारंभिक परीक्षा में भी 2 चरण होते हैं। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी है, प्रारंभिक परीक्षा में 2 चरण होंगे, 2 स्टेप्स होंगे। पहला एक आपको होगा जीएस पेपर, सामान्य अध्ययन जिसको बोलते हैं, जिसको ज़्यादातर लोग जीएस का पेपर बोलते हैं। दूसरा आपका पेपर होगा पेपर 2, पेपर 2 जिसको सीसैट के नाम से लोग जाते हैं। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन का पेपर 2 और सामान्य अध्ययन पेपर 1, 2 पेपर आपके होंगे प्रारंभिक परीक्षा। पहले आपकी होगी प्रारंभिक परीक्षा, फिर आपकी होगी मुख्य परीक्षा जिसको मेंस जानते हैं, फिर तीसरा आपका होगा इंटरव्यू। 3 स्टेप एग्जामिनेशन। पहले स्टेप एग्जामिनेशन में प्रारंभिक परीक्षा, फिर सामान्य अध्ययन एक पेपर, और दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का है, जिसको सीसेट के नाम से जानते हैं। ठीक, और सबसे मेन बात क्या, ये एमसीक्यू टाइप का होगा, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, दोनों पेपर आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे। ठीक, अब जब आपकी मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा में आपके कितने पेपर होंगे? मुख्य परीक्षा में टोटल आपके 9 पेपर। ठीक, यही जब जैसे आप स्टेट पीसीएस में जाएंगे, जैसे आप यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन दे, तो उसमें आपके मेंस के 8 पेपर होंगे। मेंस में आपके 8 पेपर हो रहे हैं, तो यहाँ यूपीएससी आपके क्या करेगी, मेंस में आपसे 9 पेपर लेगी। पेपर ए होगा अनिवार्य भारतीय भाषा। अनिवार्य भारतीय भाषा मतलब 8 शेड्यूल, जो संविधान का 8 शेड्यूल है, उसमें जितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, 22 भाषाओं में से एक अनिवार्य भारतीय भाषा का आपका पेपर होगा। दूसरा आपका जो होगा पेपर बी आपका इंग्लिश का पेपर होगा, अंग्रेजी का पेपर, सामान्य हाई स्कूल लेवल का पेपर होगा। तीसरा आपका जो पेपर 1 हो गया, ये देखिए, ये दोनों एक तरीके से, जैसे आपका प्री में आपको क्वालिफाई करना था सीसैट के थ्रू, प्री में आपको क्वालिफाई करना होगा सीसैट के थ्रू, वैसे मेंस में क्वालिफाई करने के लिए ये 2 पेपर हैं, भारतीय भाषा का और अंग्रेजी भाषा का। यहाँ से जो पेपर बनेंगे, ठीक, उसके आपके नंबर जो होंगे वो मेंस के फाइनल मेरिट में जुटेंगे। ठीक, पहला पेपर आपका हो गया निबंध का, दूसरा पेपर आपका हो गया सामान्य अध्ययन, जिसको जीएस 1 बोलते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पेपर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस पेपर में क्या पूछा जाए। अगला पेपर आपका हो जाएगा जीएस 2 का, फिर एक पेपर आपका होगा जीएस 3 का,
फिर आपका एक पेपर होगा GS4 का, और उसके बाद आपके 2 पेपर होंगे ऑप्शनल के। ऑप्शनल यूपीएससी आपको एक लिस्ट देती है, यूपीएससी आपको लिस्ट देगी, उस लिस्ट से आपको ऑप्शनल चूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब इस तरह से यूपीएससी आपको एक लिस्ट देगी, उस लिस्ट में से आपको अपना ऑप्शनल चूज़ करना होगा। ठीक? तो आपके देखिए जीएस के कितने पेपर हो गए? जीएस के हो गए ये 4 पेपर, 1 पेपर आपका हो गया एसए का, 2 पेपर आपके हो गए ऑप्शनल के। तो आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे, उसमें से 2 पेपर आपके होंगे। अब जो प्री एग्ज़ाम होगा पहला पेपर, ये उसमें क्या-क्या पूछेगा आपसे? एक तो आपसे पूछेगा राष्ट्रीय, नेशनल लेवल की, और इंटरनेशनल लेवल की आपकी वर्तमान घटनाएँ, मतलब करंट अफेयर। आपसे क्या पूछेगा? करंट अफेयर, ठीक? भारत का इतिहास पूछेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, भारत का इतिहास आपको एक जगह दिया हुआ है, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको अलग से दिया होगा। मतलब भारत का इतिहास आपको तो एक तो आपको पूरा देखना है, प्रारंभिक भारत से लेके आधुनिक भारत तक आप पूरा देखेंगे, प्रारंभिक भारत, आधुनिक, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पूरा देखेंगे। लेकिन उसमें भी सब एक फोकस एरिया क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप जब सिलेबस देख के पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि एससी एग्जामिनेशन में, ये जो एग्जामिनेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि पढ़ना क्या है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना आपको है पढ़ना क्या नहीं है। अगर आप ये जान गए कि क्या नहीं पढ़ना है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि आप कई सालों में खत्म नहीं कर सकते अगर आपने बिना सिलेबस के पढ़ाई की। आप सालों में, कई सालों में करते हैं, और अगर आपने सिलेबस के थ्रू होके पढ़ाई की, तभी आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। भारत का इतिहास आप एक तो पूरा पढ़ेंगे, दूसरा आप उसमें ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे आपका स्पेशल फोकस। ठीक? देखो, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक? एक चीज़ हो गया। भूगोल में भी आप क्या पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल भी पढ़ेंगे, सामाजिक भूगोल भी पढ़ेंगे, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल भी पढ़ेंगे। तो आपको भूगोल में क्या-क्या चीज़ देखनी है? एक तो भूगोल में आपको फिजिकल भूगोल जानना है, मतलब भौतिक जानना है, ठीक? कि कौन-सी नदी कहाँ है, कौन से पहाड़ कहाँ से, कौन से पर्वत कहाँ पे, ये सब आपको जानना है। दूसरा सामाजिक भूगोल, भूगोल और जो आपकी भौगोलिक दशा है, उससे सामाजिक क्या प्रभाव पड़ रहा है, बात का भी आपको ध्यान रखना है। और आर्थिक भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। आर्थिक भूगोल मतलब जो भौगोलिक दशा है, उसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? आर्थिक प्रभाव का मतलब मान लीजिए कोई खनिज बाहुल्य क्षेत्र है, खनिज बाहुल्य क्षेत्र है। ये खनिज बाहुल्य क्षेत्र भूगोल की वजह से है, ये किसी मनुष्य की वजह से तो है नहीं। लेकिन इस खनिज बाहुल्य क्षेत्र से आर्थिक उन्नति क्या होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? इसलिए आर्थिक भूगोल को भी हम ध्यान से देखेंगे। भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक। भूगोल का आपने एक चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने एक कोई नदी पढ़ी, किसी नदी के बारे में आप जानना। अब एक तो ये पार्ट हो गया भौतिक भूगोल का, ठीक? दूसरा, यही नदी आपकी बन जाएगी सामाजिक भूगोल का पार्ट। कैसे? कि कि इस नदी के किनारे सभ्यताएँ बसेंगी, ज़्यादातर आप शुरुआती सभ्यताएँ देखेंगे, वो सारी नदियों के किनारे बसेंगी। तो इस नदी से आप उसका क्या सामाजिक भूगोल भी पढ़ लेंगे। तीसरा, इसका आर्थिक लाभ भी होगा, इसी नदी से, इसका आर्थिक लाभ भी होगा। तो जब भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो ये तीनों एस्पेक्ट को आप लेके चलेंगे, ठीक? ठीक। उसके बाद आप पढ़ेंगे भारतीय राजनीति, पॉलिटी पॉलिटी आप पढ़ेंगे, और शासन पढ़ेंगे। शासन को गवर्नेंस का पार्ट भी आपको देखना, संविधान आपको देखना होगा, राजनीतिक व्यवस्था है। तीसरा एक चीज़ देखिए आप, पंचायती राज। पंचायती राज को, ये है तो पार्ट शासन व्यवस्था का ही, लेकिन इसको अलग से मेंशन कर रखा है, इसका मतलब इस पे ज़्यादा फोकस आपको देना है। ठीक, सार्वजनिक नीति, आर्थिक मुद्दे क्या है, ये सब आपको देखना है किसमें? तो बेसिकली आप में इसमें आपको क्या देखना है? पॉलिटी आपको देखना है। पॉलिटी में आपको गवर्नेंस का पार्ट देखना है, लोकल गवर्नेंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पंचायती राज बिल्कुल अलग से देख रखा है। ठीक? उसके बाद आप देखेंगे कि आर्थिक और सामाजिक विकास, ठीक? सतत विकास, सस्टेनेबल गोल, ठीक? सस्टेनेबल गोल को इसमें अलग से मेंशन कर रखा है। गरीबी, ठीक? पॉवर्टी आप देखेंगे, समावेश देखेंगे, जनसांख्यिकी देखेंगे,
सामाजिक क्षेत्र की पहले, इसमें सामाजिक क्षेत्र की पहलों में आप करंट अफेयर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि क्या नई योजनाएं आ रही हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, किसी समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए किस तरह की नई योजनाएं आ रही हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, अब ये आपका हो गया एनवायरमेंट के टॉपिक, पर्यावरण परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से सामान्य मुद्दे। बहुत आपको बहुत डीप नहीं जाना है, आपको बहुत डीप आपको नहीं जाना है, आपको एक सामान्य मुद्दे हैं, सामान्य जानकारी है आपको रखनी है। दूसरा मुद्दे हैं, सामान्य मुद्दे देगा मतलब क्या मुद्दे चल रहे हैं पर्यावरण को लेके, इस पे आपको एक नजर बना के रखनी है। ठीक, जैसे जैसे कॉप 60 होगा, तो इस कॉप 60 होगा, कॉप 70 होगा, 27 होगा, 26 होगा, 27 होगा, तो इस पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस कॉप में क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या योजनाएं बन रही है, भारत सरकार की क्या नीति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या नीति है, इन सब को आपको ध्यान रखना होगा। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपको सारे मुद्दे ध्यान में रखने होंगे। ठीक, अगला टॉपिक है आपको जनरल साइंस भी पूछ, ठीक, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। दरअसल कहने को ये सिर्फ सामान्य विज्ञान है, लेकिन आप पिछले साल के पैटर्न्स को देखेंगे अगर, तो इसमें बहुत ही डीप साइंस पूछने लगा है, डीप साइंस पूछने लगा है। खासकर आप बायो के चैप्टर्स देखेंगे तो आपको बहुत जेनेटिक्स को लेके जब पूछते सवाल, काफी अच्छे सवाल पूछे थे। ठीक, तो इन सबको भी आपको देखना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगा, पर जनरल साइंस में भी कई ऐसे टॉपिक्स है, जनरल साइंस में आपको सिलेक्टिव पढ़ना होगा। सिलेक्टिव मतलब, सिलेक्टिव टाइप मतलब रिपीटेड टॉपिक पढ़ने होंगे। एक दूसरा, कोई बड़ी घटना होती है, जैसे मान लीजिए कि नोबेल मिलता है किसी एक फील्ड में, तो उस फील्ड में, जिस फील्ड में नोबेल मिल रहा है, किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है, या कोई बड़ा अचीवमेंट है, तो वो देखना है। जैसे इसरो का कोई बड़ा मिशन होता है, जैसे आपका चंद्रयान के बारे में अभी लॉन्च हुआ, चंद्रयान के बारे में आपको जानना होगा। जैसे आदित्य 11 मिशन है, आदित्य 11 मिशन अभी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी। तो सामान्य विज्ञान के अंदर ज्यादातर क्या आता है कि जो चर्चा में है वहां से क्वेश्चन आते हैं, और जब चर्चा में है इसके जाके क्या है, बैकग्राउंड से क्वेश्चन, मतलब कोई मुद्दा इस समय चर्चा में चल रहा है, उस जो चर्चा में चल रहा है मुद्दा, उसके पीछे जाके उससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। पैटर्न है यूपीएससी का। ये आपका सी सेट जो है, तो क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपका जो दूसरा पेपर एप्टीट्यूड का टेस्ट आपका दिया जाएगा, जो आपका सी सेट पेपर है, जिसको सी सेट के नाम से ज्यादा फेमस लोग जानते हैं, सी सेट। ठीक, दूसरा पेपर होगा सी सेट में। एक तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लिख रखा है यूपीएससी ने अपने सिलेबस में, आपकी क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। आप किसी टॉपिक को देखते हैं तो आपकी उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या जनरेट होती है, इस बात को आपको चेक किया जाएगा। जैसे आपको एक मान लीजिए पैराग्राफ दे रहे हैं, अब इस पैराग्राफ को ऐसे पढ़िए पूरा, क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, फिर आपसे उस पैराग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, इस पैराग्राफ में ये बात लिखी है, अच्छा इसके बारे में आप बताओ। तो आपको किसी चीज को पढ़ने के बाद आपकी बेसिक समझ कैसी है, आप क्या समझ डेवलप कर पा रहे हैं, वो देखेंगे। ठीक, संचार कौशल आपका देखेंगे, पारस्परिक कौशल भी आपका देखा जाएगा। उसके बाद आपका देखा जाएगा तार्किक तर्क, तो आप में तर्क करने की कितनी क्षमता है, बात को चेक किया जाएगा। ठीक, आप विश्लेषणात्मक क्षमता क्या है, आप किसी चीज को कितना विश्लेषित कर पाते हैं, उस बात को चेक किया जाएगा। फिर आपके लिए निर्णय लेने की क्षमता क्या है, आप किसी समस्या को कैसे सुलझाते हैं, इस बात को चेक किया जाएगा। आपकी सामान्य मानसिक क्षमता चेक की जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी क्या है मूल बातें, जैसे संख्या है, उसके संबंध है, परिणाम है, आदेश है, क्लास 10 के अक्षर लेवल का आपसे पूछा जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा, चार्ट वगैरह देंगे क्लास में। मतलब इन दोनों को मिला के आप ये समझिए कि आपसे एक बेसिक मैथ पूछी जाएगी, बेसिक मैथ पूछी जाएगी, और वो भी क्लास कक्षा 10 के स्तर का। ऐसा यूपीएससी ने अपने सिलेबस में लिख रखा है। हालांकि जो इस बार का जो आप देखेंगे, जो 2023 का एग्जामिनेशन हुआ है, तो सी सेट में ऐसे सवाल पूछे थे जो बहुत विवादित रहे हैं। फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना है, हम विवादों में पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो आपको अगर परिवर्तन सच में लाना है, तो आपको उस संस्था का एक सदस्य बनना पड़ेगा जो इन विवादों को सुलझा सकती है। तो एक ही तरीका है, आप यूपीएससी एग्जामिनेशन पास करिए, आप ऊपर पहुंचिए, और फिर परिवर्तन लाने की बात करिए। ठीक, तो देखिए ये एक बहुत कमाल की और क्लासिकल चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सी सेट का सेकेंड पेपर, इसमें इसमें आपको क्या करना है, 33% अंक लाने। आपने देखा दो पेपर,
एक पेपर आपने देख लिया जीएस का है, जीएस का 1 पेपर, दूसरा पेपर आपने देख लिया सीसेट, ठीक? तो ये सीसेट का पेपर है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होंगे, ठीक? आप इसमें जब 33% मार्क्स ले आएँगे, तब जाके आपकी ये वाली कॉपी जीएस, ठीक? अगर आपने यहाँ पे 33% स्कोर नहीं किया और जीएस में आप यहाँ जाके मैं कहता हूँ आप आपने 80% स्कोर कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं। आपको यहाँ पे 33% स्कोर करना नहीं होगा, तो सीसेट को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी जीएस पे बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन इस साल के 2023 का आप सीसेट उठा के देख लीजिए, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फेल हो गए। करना क्या था, आपको 33% की मार्क्स लाने थे। हालाँकि ये 33% भी अपने आप में बहुत टफ होते हैं। पिछले साल के एग्ज़ाम्स पैटर्न को आप देख के अगर चलेंगे तो ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो आपको भी एक एक अच्छी समझ के साथ आपको ये सारे टॉपिक्स करने होंगे और ये आप प्रैक्टिस करिए, उसके थ्रू ही ये रिज़ॉल्व होगा। और बेसिक मैथ आप पढ़िए, हाई स्कूल लेवल की आप मैथ आपको पढ़ना होगा, हाई स्कूल लेवल की आप मैथ करिए। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, देखिए न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर से जब आप क्या पढ़ेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे आप, तो उसमें जो आपके आर्टिकल्स आते हैं, उस आर्टिकल से क्या होगी, आपकी समझ डेवलप होगी, ठीक? दूसरी, आर्टिकल्स की जो लैंग्वेज होती है क्या, जैसे अगर द हिंदू आप पढ़ते हैं, द हिंदू अगर आप पढ़ते हैं, तो द हिंदू की लैंग्वेज अपने आप में बहुत टफ है, ठीक? अगर द हिंदू पढ़ के आप उससे निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, तो द हिंदू आप पढ़ के उसके बाद आप उससे अगर निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर एक अच्छी समझ का विकास हो चुका है। लेकिन पहली बार में ये नहीं हुआ कि आप पहली बार अगले दिन सुबह से उठिए और द हिंदू पढ़ना आपने चालू कर दिया और आपको लगता है कि आप पूरा द हिंदू पेपर समझ जाएँगे। धीरे-धीरे आपके अंदर समझ विकसित होगी। तो ये समझ धीरे-धीरे विकसित होगी आपके अंदर, ये आपको ध्यान रखना होगा। और सीसेट के इस पेपर में आपको 33% स्कोर करना है, ठीक? यही बात यहाँ पे लिखी हुई कि आपको 33% स्कोर आपको लाने अनिवार्य है और अगर आप ऐसा करेंगे, उसके बाद ही आपका क्या हुआ, जीएस 1 आपका चेक होगा, ठीक? अच्छा, मेरिट जो आपको बनेगी ना, मेरिट आपकी बनेगी, वो बनेगी जीएस 1 के पेपर, ठीक? दूसरा है, आपने ये 33% की जगह मान लीजिए आप यहाँ बहुत अच्छे हैं मैथ में, रीज़निंग में, आप अंडरस्टैंडिंग में बहुत बढ़िया आपकी कैपेसिटी है, माइंड का अच्छा खासा लेवल है, आप बहुत बढ़िया तार्किक सोच पाते हैं, आप यहाँ ले आके आते हैं 70% मार्क्स, कोई फ़ायदा नहीं। 70% का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर 33% से ऊपर है, दैट्स इट। उसके बाद पेपर आपका ये वाला चेक होगा, जीएस पेपर 1 का, उसमें जितने आपके स्कोर आएँगे, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट होंगे। और जीएस पेपर 1 में भी अगर आप मैं आपको कहूँ, तो बहुत हाई-फाई रैंक नहीं जाती है। आप अगर 55 से 60% स्कोर कर पा रहे हैं आसानी के साथ, अगर 55 से 60% आप स्कोर कर पा रहे हैं जीएस-1 में, तो ये मान के चलिए आपका प्री क्वालिफाइड हो जाएगा, इस बात की लगभग-लगभग पूरी गारंटी। ठीक, कोई बहुत आसान पेपर ऐसा पेपर ना आ जाए कि जो 60 प 65% 70% तक चला जाए, लेकिन इस बात की कोई संभावना नहीं है, पिछले कई सालों से ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर आप 55 से 60% की रेंज में हैं, तो इसका मतलब आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन शर्त 33% यहाँ आपके आने बहुत ज़रूरी है। ठीक? तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि मुख्य परीक्षा हो रही है, जो आपकी प्री हो रहा है और मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में टोटल कितने पेपर हो रहे हैं? 9 पेपर हो रहे हैं और इन 9 पेपर के साथ सारे पेपर कैसे होंगे? एक्सप्लेन करने होंगे, वर्णनात्मक तरीके होंगे, आपको वर्णन करना होगा चीज़ों का और टोटल 1750 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। कौन-सा? मेंस, ठीक? प्री में मैं अगर आपको कहूँ तो प्री में आपके जीएस 1 का जो पेपर आता है, उसमें आपको लगभग क्या एग्ज़ैक्ट 100 क्वेश्चन ही आते हैं। 100 क्वेश्चन में 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। ये तो आपका बहुत बेसिक कांसेप्ट है, आप समझते होंगे कि आपने एक क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन आपने सही किया और 3 क्वेश्चन आपने गलत किया, तो इन दोनों के मार्क्स यहाँ आके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बहुत बेसिक कांसेप्ट है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ प्री का पेपर हो रहा है, ठीक? अब आगे मुख्य परीक्षा में 9 पेपर हो रहे हैं, ठीक? देखो, अब इसमें देखिए निबंध का एक पेपर होगा 250 नंबर, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये 250 नंबर समझिए एक पेपर से होगा और निबंध का जो ये 250 नंबर है एक्चुअली में जो आपकी रैंक बनेगी ना, जब आप की रैंकिंग देखेंगे, रैंकिंग के लिए 2-3 चीज़ें बहुत बेसिक है जो आपको पकड़ के रखनी होंगी। एक, आपका निबंध में
बहुत अच्छा पेपर आना, बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए। दूसरा जो सामान्य जीएस का पेपर है, जीएस के जिसमें 4 पेपर है, ठीक, 1000 नंबर के, 250 नंबर पर पेपर, 250 नंबर का निबंध हो गया, 250 नंबर का ये हो गया, 4 पेपर कुल मिला के 1000 नंबर, मतलब इन दोनों को मिला के कितने हो गए आपके 1250 नंबर। और तीसरा आपका जो हो गया ये वैकल्पिक विषय के 500 नंबर, मतलब 2 पेपर 250 नंबर। तो दरअसल देखिए आप कहानी क्या है, कहानी ये है कि 250 नंबर आपके हो गए निबंध के, प्लस 500 नंबर का आपका हो गया, 500 नंबर का आपका हो गया क्या वैकल्पिक विषय। दोनों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 750 नंबर आपके हो गए। और तीसरा आपका हो गया 1000 नंबर का, 1000 नंबर का आपका क्या हो गया जीएस के 4 पेपर, तो ये आपके होंगे कितने 1750 नंबर। ठीक, और टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए 1700। ठीक, जो पेपर ए आएगा, पेपर ए आएगा, ये पेपर मतलब मैंने आपको 9 पेपर टोटल बताए थे। ठीक, 9 पेपर में से मैंने आपको जीएस के 4 बता दिए, ऑप्शनल के आपको 2 बता दिए, और एक पेपर मैंने आपको बता दिया एसए का। ठीक, तो 4 2 7 1, 4 2 6 7 पेपर ये हो गए। 8वां पेपर आपका होगा एक भारतीय भाषा का, जो मैंने आपको बताया था 8th शेड्यूल में, लेकिन इसमें भी एक क्लॉज है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये पेपर ए जो भारतीय भाषा का पेपर है ये अनिवार्य नहीं है। दूसरा जो पेपर बी आएगा अंग्रेजी का पेपर, 300 नंबर का। देखिए बाकी जीएस के सारे पेपर आपके 250 मार्क्स के हो रहे हैं, लेकिन जो ये अनिवार्य वाले आ रहे हैं ना, जो क्वालिफाइंग वाले आ रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपकी कॉपी चेक होगी, ये दोनों आपके 300 नंबर के आ रहे हैं, 300 नंबर का ये प्लस 300 नंबर का ये। इन दोनों में पेपर में आपको क्वालिफाई करना होगा, जैसे आप प्री में क्वालिफाई कर रहे थे सी सेट, जैसे प्री में आप क्वालिफाई कर रहे थे सी सेट, वैसे मेंस में आपको क्वालिफाई करने होगा ये दो। एक तो पेपर ए भारतीय भाषा वाला, भारतीय भाषा कौन सा 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज में से, दूसरा बी जो है पेपर आपका अंग्रेजी का पेपर, ये भी आपका 300 नंबर का पेपर हो रहा है। ठीक, इन दोनों में जो आपको न्यूनतम कितने हैं 25% अंक प्राप्त करने। सी सेट में आपका क्या कंडीशन था 33% की कंडीशन थी सी सेट में, यहाँ क्या कंडीशन है आपकी 25%। ठीक, तो आपको लगभग 70 नंबर आपको लाने होंगे इसमें से और इसमें से। देखिए जब इन दोनों में आप नंबर ले आएंगे तभी आपकी मेंस की बाकी कॉपी चेक होगी। ठीक, मेंस की बाकी कॉपी चेक होगी। वहां कंडीशन थी सी सेट में 33% लाएंगे तब आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी, यहाँ कंडीशन है इन दोनों में जब आपने आएंगे 25% मार्क्स तब जाके आपकी मेंस की कॉपी। ठीक है, अगला जब आएंगे कि मुख्य परीक्षा, तो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि एक देखिए एक तो भारतीय भाषा का पेपर ये हो गया, ठीक, इंडियन लैंग्वेज का पेपर हो गया। दूसरा हमने ये देख लिया कि अंग्रेजी आएगी, इंग्लिश का पेपर होगा, और इंग्लिश का पेपर ये हाई स्कूल लेवल का पेपर होगा। ठीक, तीसरा उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक निबंध का पेपर आएगा, फिर आप एक पेपर देख रहे हैं सामान्य अध्ययन का पेपर आएगा, फिर आप एक पेपर देख रहे हैं वैकल्पिक विषय के पेपर है। जीएस के आप देखेंगे कितने पेपर हैं, जीएस के 4 पेपर हैं। ठीक, पेपर बी आपका अंग्रेजी होगा, भारतीय भाषाओं में जैसा मैंने आपको कहा 8 शेड्यूल से जितनी 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी एक को आपको चुनना होगा। सामान्य अध्ययन का 1 2 3 4 4 पेपर आपके जीएस के हो गए। ऑप्शनल में से ऑप्शनल का एक पेपर और ऑप्शनल का सेकंड पेपर, 2 पेपर ऑप्शनल के आपके होंगे। ठीक, कुल मिला के मुख्य परीक्षा आपके कितने पेपर हो गए। अब मुख्य परीक्षा में आपके जितने नंबर मिलते हैं प्लस व्यक्तिगत साक्षात्कार के आपके मतलब इंटरव्यू के जितने आपके नंबर मिलते हैं, इन दोनों को जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। एक तो आपने सबसे पहले दे दिया क्या सी दे दिया। ठीक, प्री में कंडीशन क्या थी सी सेट वाली कंडीशन, 33% आपको पास करना था, और जीएस 1 आपकी क्या बनाएगी मेरिट बनाएगी। ठीक, दूसरा आपने क्या देखा आपको मेंस देना है, जब आप मेरिट इस मेरिट से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं
तो आपको क्या करना है, मेंस का एग्जामिनेशन आपको देने को मिलेगा। मेंस के एग्जामिनेशन में आपसे एक तो पेपर ए और बी जो आपका हो रहा है, तो आपको एक जो इंडियन लैंग्वेज में, 8 शेड्यूल की लैंग्वेज में, प्लस जो आपका इंग्लिश का पेपर हो रहा है, इन दोनों को क्वालिफाई करेंगे कितना, 25% से। उसके बाद आपको जीएस के पेपर, एसए का पेपर और ये ऑप्शनल के 2 पेपर आपको देने होंगे। इसके बाद आपकी एक मेरिट बनेगी कितनी, 1750 नंबर का था ये पेपर जो मैंने आपको पीछे अभी जुड़वाया। 1750 नंबर में से आपकी एक क्या बनेगी, आपको जितने नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। जनरली ये मेरिट, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो मैक्सिमम आप ये मान के चलिए कि 700 नंबर आप यहाँ स्कोर कर लेते हैं, 700 प्लस 650 प्लस इस तरह के नंबर भी, 650 675 ये ले जाते हैं तो भी आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे। मतलब जो फाइनल मेरिट आएगी उसमें आपके नाम आने की संभावना बढ़ जाएगी। और इसका सबसे की फैक्टर है आपका, एक तो आप जो आपका ऑप्शनल है, दूसरा आपका है एसए के पेपर, क्योंकि ये दोनों मिला के ही आपको 750 नंबर अकेले देते हैं। इनमें आपकी जितनी पकड़ होगी, मैं आपको कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड बताऊं तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एसए के पेपर में 160 165 नंबर तक ले आते हैं आसानी के साथ। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 300 प्लस मार्क्स ले आते हैं आपके ऑप्शनल के पेपर में, ठीक, आसानी से। और ये मार्क्स अगर कोई ले आता है 465 और जीएस में उसने 4 पेपर मिला के, अगर मैं कहता हूँ कि 100 नंबर के हिसाब से भी उसने कर लिया, 4 पेपर जो आपके 100 नंबर के हैं, 100 नंबर के हिसाब से भी उसने कर लिया, तो ये 400 नंबर ये ले आएगा। 865 आपको कोई रोक नहीं पाएगा इंटरव्यू में जाने से, ठीक। इंटरव्यू व्यक्तिगत साक्षात्कार जो आपका हो रहा है वो हो रहा है आपका 275 नंबर, ठीक। तो आप ये देखिए कि एक तो आपका कितना हो गया, 1750 नंबर का ये और 275 नंबर का ये, 2025 नंबर पे टोटल का आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक। अगर आप टॉपर्स देखिए कि टॉपर जो ऑल इंडिया टॉपर्स आते हैं 1000 प्लस मार्क्स वाले अगर आपके हैं, इसमें से मतलब 50% भी मार्क्स आपके हैं टोटल मेंस और इंटरव्यू में मिला के, तो आप ये मान के चलिए कि टॉप 10 में आपका नाम जरूर 100% श्योरिटी है, टॉप 10 में आपका नाम होगा अगर आप सिर्फ 50% स्कोर करते हैं मेंस में और प्लस इंटरव्यू में मिला के, तो और इसी की बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट। तो अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि जो जीएस के पेपर आते हैं, सामान्य अध्ययन का पेपर आपने जैसे देखा, एसए का पेपर आपने देखा, इन पेपर्स में पूछा क्या जाता है। हमने अभी प्रीलिम्स में देख लिया था कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर किस तरह के टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की मैं डिटेल्स आपको बाद में दूंगा, लेकिन आपको ये जीएस पेपर 1 में आप देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है। तो जीएस पेपर 1 बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप मेंस के लिए पढ़ने जाएंगे, जब आप मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो किताबों का बंडल आपके सामने होगा और आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ना होगा, तभी जाके आप सिलेक्शन निकाल पाएंगे। अगर आप एक तरफ से शुरू से लेके पहले पेज से आखिरी पेज तक आपने पढ़ना चालू कर दिया तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे कभी भी, कई साल लग जाएंगे। तो सामान्य दिन के जो पहला पेपर आप उसमें देखिए, एक तो आपसे टॉपिक क्या बोल रहा है वो कि आपको देखो भारतीय विरासत के बारे में जानना है, संस्कृति के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में आपको क्या जानना है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी भारत का समाज है, एक बहुत बेसिक सी बात, ठीक। विश्व का समाज कैसा है और समाज का निर्माण कैसे होगा, आप उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, आप उसके भूगोल के बारे में जानेंगे, तब उस क्या होगा आपको समाज के बारे में जान पाएंगे। बेसिक मोटी बात ये कि आपको भारतीय समाज के बारे में जानना है कि भारत का समाज कैसा है। दूसरा आपको ये जानना है विश्व का समाज कैसा है, और उस समाज के बनने में, किसी भी समाज के निर्माण में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का इतिहास आपको जानना जरूरी होता है, ठीक। इसलिए जब आप विश्व और समाज का इतिहास जानेंगे तो आप तब जाके इस वाले टॉपिक को आप कवर कर पाएंगे। अब जो दूसरे टॉपिक पे जाइए तो फिर वही बात करी कि भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल का बहुत बेसिक मतलब ये है। आप ये जो भारतीय संस्कृति आज का समाज देख रहे हैं, तो आप आज का समाज देख रहे हैं कि आज का समाज बना कैसे, ये एक दिन में तो बना नहीं, इस समाज डेवलप कैसे हुआ, उस समाज के डेवलपमेंट में क्या स्टेप्स थे, वो स्टेप्स आपको बेसिकली जानना है।
उसमें आपको साहित्य जानना है कि आज जो ये साहित्य आज का साहित्य है, ये कैसे धीरे-धीरे डेवलप हुआ। जो आपके कला का रूप है, वो कैसे डेवलप हुआ। वास्तुकला जो आपकी आर्किटेक्चर है, वो कैसे हुआ, डेवलपमेंट हुआ। बेसिकली आपको देखिए आप आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे, आपको करना क्या है? आपको समाज में काम करना है। ये सवाल आपसे क्यों पूछे जा रहे हैं? आपको समाज में काम करना है और समाज के बारे में आपको क्या होना चाहिए? सामान्य समझ आपकी होनी चाहिए। सामान्य समझ होनी चाहिए। आप चाहे जिस बैकग्राउंड से हो, आप भारतीय समाज को, उसके बेसिक फंक्शन को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आपको पता होना चाहिए, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस समाज को सही तरीके से चला पाएँगे। आप एक समाज के नेतृत्व करने जैसी क्षमता आप में तभी आएगी, जब आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएँगे, ठीक? और उसको कैसे समझेंगे कि ये समाज बदला कैसे? ठीक? परिवर्तन कैसे हुए? प्राचीन काल में क्या व्यवस्था थी? प्राचीन काल में किस तरह के निर्माण थे? समाज में लोग रहते कैसे थे? किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी? ये सब आप कुछ जानेंगे। ठीक? उसके बाद जो देखिए यूपीएससी जब एक फ़ोकस्ड एरिया आपको दे रहा है ना कि एक तो आपसे जैसे पूछ रहा है कि भारतीय समाज भई बताओ प्राचीन से आधुनिक काल तक कैसे बना? उसके बाद ये कह रहा है कि भैया 18वीं शताब्दी से मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य से लेके वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। अब यहाँ आप फ़ोकस्ड हो जाइए। कि जब एक बार यहाँ पे आपको प्राचीन भारत की पूछ रहा है, आधुनिक काल तक पूछ रहा है, तो फिर ये डबल क्यों पूछ रहा है? ठीक? 18वीं शताब्दी की बात आपसे कर और 18वीं शताब्दी जब आप 18वीं शताब्दी क्या कहेंगे 1716 से लेके 1800 का टाइम क्या हुआ ऐसा इस समय? आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि इस समय ऐसा क्या हुआ कि इसको अलग से पूछा जा रहा है। जब आप इतिहास पढ़ना चालू करेंगे तो आपको पता होगा कि 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक? औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाएगी। तो आप यहाँ क्या देखेंगे? जो विदेशी विदेशी कंपनियाँ आएँगी भारत में, ठीक? यूरोपियन कंपनियाँ खास करके भारत में आएँगी, भारत में सत्ता स्थापित करेंगी, ठीक? तो उन सबको आपको ध्यान में देना होगा। दरअसल जब मैं अपने आपको हिस्ट्री ऑप्शन समझाऊँगा, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये वैश्वीकरण का ही एक रूप वैश्वीकरण का ही एक रूप था। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आना वैश्वीकरण का ही एक स्वरूप है। ये आपको जब मैं ऑप्शनल पढ़ाना चलूँगा, मैं अब फिलहाल मैं आपको अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूँगा, मैं आपको हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा अपने इस चैनल पे। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, उसमें जो आपका हिस्ट्री पूछा जा रहा है, हिस्ट्री को मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आपको ना तो कहीं से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ना कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है। सारा टॉपिक, सारा सिलेबस मैं आपको करवाऊँगा अपने इस चैनल पे, ठीक? उसके बाद अगर हम देखें तो स्वतंत्रता संग्राम को लेके देखिए, फिर यही बात डेडिकेटेड इसने कर दी। इसमें भी डेडिकेट करा देखिए, तो ये कह रहा है कि प्राचीन से आधुनिक बताओ। आधुनिक में भी ये बताओ कि 18वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ, ठीक? उसके मिडल से लेके करंट तक, क्या बताओ? अच्छा एक समस्या यहाँ और है, वर्तमान तक ये पूछता है। ये क्या गड़बड़ करते हैं या स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि वो सोचते हैं कि आज़ादी तक पढ़ लो भारत। वो क्या पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो कंपनी बनी, अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम हुए, भारत आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के साथ ही इतिहास का जो हमको पढ़ना है वो बिल्कुल नहीं। आपको ये देखिए स्पेशली मेंशन कर रहा है कि वर्तमान तक, आज तक आपको जानना है कि आज़ादी के बाद समस्या क्या आई, ठीक? और जो समस्या आज़ादी से पहले थी, वो समस्या क्या आज़ादी के बाद में थी? और जो समस्या आज़ादी के बाद में थी, क्या आज वर्तमान समय में हम उन समस्याओं से निपट पाए हैं? ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा। स्वतंत्रता संग्राम जब आप लड़ेंगे, तो इसके आप देखेंगे क्या स्टेप्स हैं। स्टेप्स मतलब किस तरह की विचारधाराओं के साथ हमने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। ठीक? जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या उग्रवादी टाइप की विचारधारा भी थी, ठीक? कि अंग्रेजों को मार के यहाँ से भगा दो। आप गांधीवादी विचारधारा भी पढ़ेंगे, गांधीवादी विचारधारा आप इन दोनों के मिडिल पाथ वाली विचारधारा भी पढ़ेंगे, तो अलग-अलग विचारधाराओं के साथ ये स्वतंत्रता संग्राम चला, ठीक? और विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण योगदान, ये भी आप देखेंगे। तो आप देखिए एक तो वैचारिकता का ही ये परीक्षा है। आप जितना आपके विचार मजबूत होंगे, उतना ज़्यादा आप आसानी से इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर पाएँगे, ठीक? तो स्वतंत्रता संग्राम आपसे पूछ रहा है और स्वतंत्रता संग्राम में भी इसके विभिन्न चरण पूछ रहा है, स्टेप्स पूछ रहा है आपसे और उसमें आपसे विचारधारा भी
ठीक, अगला स्टेप आप देखेंगे तो आपके बाद आज़ादी के बाद देखिए बिल्कुल, बिल्कुल डेडिकेटेड होके दे दिया आज़ादी के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। आज़ादी के बाद आपको समझ अब अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, बेसिक अगर पढ़ा हो या सुना भी होगा तो इतना आपको पता होगा कि बहुत सारे जो आपके राजा-महाराजा थे, बहुत सारे जो आपके क्या थे, राजा थे, ये भारत के साथ रहना ही नहीं चाहते। भारत के साथ नहीं रहना चाहते, ठीक? तो इनको कैसे मिलाएगा भारत में? ठीक, एक बहुत खतरनाक एग्ज़ाम्पल ही मैं कहूँगा कि आप देखेंगे पाकिस्तान की समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक? भारत से ही टूट के तो पाकिस्तान बना। ये कैसे हुआ? पुनर्गठन के समय की ही ये समस्या थी, पाकिस्तान अलग हो गया। आज़ादी की स मान सकते हैं आज़ादी के पहले ही 14 अगस्त को वो आज़ादी मनाते हैं, 15 अगस्त को हम मनाते हैं, 1 दिन पहले की घटना है। उसके साथ ही जो भारत के अपने राज्य थे, आप देखेंगे हैदराबाद की समस्या देखेंगे, आप गोवा को देखेंगे, तो छोड़ते ही नहीं पुर्तगाली बहुत लंबे टाइम तक, आज़ादी के बाद भी नहीं छोड़ते हैं। तो आप देखेंगे इन सब का कैसे होगा? फिर आप देखेंगे कि इनमें वैश्वीकरण का भी प्रभाव पड़ेगा। भारत के इतिहास में वैश्वीकरण का भी प्रभाव पड़ेगा और जैसे आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएँ बन जाती हैं। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएँ जब आपको अगर पता हो कि गोवा पे जब भारत सरकार कब्ज़ा करना चाह रही थी, तो यूनाइटेड नेशन ने भी उसमें इंटरवेंशन किया था। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा जब आप पढ़ेंगे, ठीक है? और आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री ले रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री ले रहा है। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी क्या मेंशन करा 18वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी मतलब 1700 से लेके 1800 बोलते हैं 18वीं शताब्दी। क्या हुआ आप ध्यान में रखिए 18वीं शताब्दी में ऐसा कुछ तो बड़े परिवर्तन हुए होंगे और फिर ये क्या कह रहा है वर्तमान तक की घटनाएँ, वर्तमान तक की घटनाएँ मतलब अगर आप देखेंगे तो किसने इज़राइल का युद्ध चल रहा है आपको पता है इज़राइल इज़राइल इस समय युद्ध में है। बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषित कर दिया है कि वो युद्ध में है, उनका देश युद्ध में लगा हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं कहाँ से 18वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी से लेके वर्तमान तक की घटनाओं में आपसे पूछेगा दूसरे आपसे पर्सनैलिटी के बारे में पूछेगा। बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, उनके बारे में आपसे पूछेगा, मुद्दे आपसे पूछेगा। मुद्दे जैसे मान लो यूनाइटेड नेशन बना है, क्या मुद्दे हैं? पर्यावरण की समस्या है, ठीक? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ क्या समस्या है? किस तरह का अप्रोच है दुनिया का? वो पूछेगा। आपकी जैसे G20 है, क्या दिक्कत है? आपके बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप हैं, उनके साथ क्या समस्या है? एक बिम्स्टेक है, क्या समस्या है? सार्क है, क्या समस्या है? तो ये सब भी आप समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। दूसरा 18वीं शताब्दी ने क्यों मेंशन किया है? अगर आपको थोड़ा-सा वर्ल्ड हिस्ट्री पता हो तो जब फ्रांस का इतिहास पढ़ेंगे, फ्रांस का 1789 ठीक? तो वहाँ सब भी अब मैं इस सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में आपको कराऊँगा, जब आपको ऑप्शनल पढ़ाऊँगा, ठीक? खास तो तब आप देखेंगे कि क्या रिलेवेंसी थी इन सारी उस समय की घटनाओं का, जिसकी वजह से यूपीएससी ने अपने सिलेबस में इसको शामिल किया। देखिए, विश्व इतिहास पूछा जा रहा है, विश्व इतिहास में 18वीं शताब्दी फोकस किया जा रहा है और हम फोकस करें फ्रांस। फ्रांस का भारत में क्या लेना-देना? तो ये चीज़ जब आप पढ़ेंगे फ्रांस का इतिहास का तो आपको समझ में आएगा कि किसी समाज का विकास कैसे होता है। अब देखिए जीएस पेपर 1 के आप पूरे पेपर उठा के देख लीजिए, पूरे पेपर उठा के देखिए आपको क्या एक बेसिक चीज़ मिल रही है। ये सिर्फ़ आपसे पूछ रहा है प्राचीन से वर्तमान, एक लाइन में आंसर। प्राचीन से लेके वर्तमान तक की क्या व्यवस्था है, सिर्फ़ एक लाइन में इसका आंसर है, यही पूछा जा रहा है। ठीक? अब आ जाते हैं हम जीएस पेपर 2 के साथ। जीएस पेपर 2 में आप देखिए, एक तो आपसे पॉलिटी शासन क्या है, संविधान कैसे है, कैसे बना, कैसे फंक्शन कर रहा है, राजनीति कैसी है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप तरह से काम कर रहा है संस्थाओं के साथ। दूसरा आप देखिए भारतीय संविधान देखेंगे, ऐतिहासिक आधार देखेंगे, विकास देखेंगे, विशेषताएँ देखेंगे। भारतीय संविधान को आपको ढंग से पढ़ना उसमें क्या है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या था, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या विशेषताएँ हैं,
कैसे संशोधन हुए, क्या बहुत अच्छे क्या प्रावधान है। दूसरी आप देखिए बेसिक स्ट्रक्चर को इसने अलग से मेंशन किया है। जहाँ यूपीएससी आप किसी भी टॉपिक को अलग से मेंशन करे, टॉपिक को भी आपको बिल्कुल अलग से ही तैयार करना है, ज़्यादा डीप के साथ। देखिए उसके बाद आपसे पूछ रहा है ये कि संघ के और राज्यों के कार्य क्या हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या है, मुद्दे क्या हैं। संघीय ढांचा भारत का है, उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, पावर ट्रांसफर से लेके क्या दिक्कतें हैं, जो गुजर शक्तियों का हस्तांतरण, स्थानीय स्तर पर वित्त, लोकल फंडिंग, ठीक, क्या दिक्कत है, उसमें चुनौतियाँ क्या है। जैसे पंचायती राज्य आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें फंडिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है, तो वो कैसे है, वो आप ध्यान देंगे। उसके बाद क्या है, शक्तियों, संसद, राज्य विधानसभा का पुनर्गठन, संरचना, काम क्या है, व्यापार का संचालन कैसे होगा, शक्तियां, विशेषाधिकार क्या है किसके किससे, और फिर इससे उत्पन्न होने वाले। अगले आप देखेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना क्या है, संगठन है और कार्यप्रणाली कैसी। फिर आप देखेंगे सरकारी मंत्रालय आप देख रहे हैं, विभाग देख रहे हैं, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप आप देखिए अलग से मेंशन है, ठीक। औपचारिक अनौपचारिक संघ है, राजनीति में उनकी भूमिका क्या है, ठीक। अगला टॉपिक आप देखिए पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, अलग से पूछा है आपसे, ध्यान देंगे इस पे अलग से आप। संवैधानिक पदों पर क्या है जो नियुक्तियां हो रही हैं, उनकी शक्तियां क्या है, कार्य है क्या है। अब मैं आपको इस जीएस पेपर 2 को भी समराइज करता हूँ। एक तो समाज है, भारतीय समाज की यहाँ बात, और भारतीय समाज कैसे होगा, संचालित कैसे, संचालित कैसे होगा, मतलब भारत का समाज चल कैसे रहा है, इसमें कौन सी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, ठीक। और उस संस्थाओं के साथ क्या व्यवस्था है, एक तो संवैधानिक व्यवस्था है, वो किस तरह चल रही है। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होंगी जो गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक मतलब जिनका संविधान में वर्णन तो नहीं है, जिनका संविधान में वर्णन तो नहीं है, इनमें व्यवस्थाएं हैं, गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं। इन सबको मिला के आप देखेंगे तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि भैया भारत का जो समाज है वो संचालित कैसे, भारत का समाज चल कैसे रहा है, उसके बारे में ये सारा का सारा आपको बताया जाता है। और चल कैसे रहा उसमें आपको किन टॉपिक कवर करना है ये आपको जानना है, पर मेन फोकस आपका क्या, सिर्फ एक लाइन पे रहेगा, क्या, भारत का समाज कैसे चल रहा है, ठीक। अब आते हैं जीएस पेपर 3 में। देखिए प्रौद्योगिकी पूछेगा, आर्थिक विकास आपसे पूछ रहा है, जैव विविधता पूछ रहा है, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। अर्थव्यवस्था नियोजन, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास, रोजगार से संबंधित क्या, ठीक। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले, सरकार का बजट कैसा है, बजट के बारे में आप पूछ रहे हैं। एग्रीकल्चर के बारे में आप दे रहा, और एग्रीकल्चर में देखिए बहुत डिटेल में आपको देख रहा है कि मुद्दे क्या हैं, बाधाएं क्या हैं, उनसे संबंधित की तकनीक का क्या रोल है, फसलें कैसी हैं, फसल पैटर्न क्या है भारत में, सिंचाई और सिंचाई की प्रणाली कैसी है, भंडारण में क्या है, परिवहन विपणन में क्या दिक्कतें हैं, और उनसे संबंधित क्या दिक्कतें हैं, की तकनीक किस तरह मदद कर रही है, सब्सिडी कैसे काम कर रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे काम कर रहा है, इन सारे मुद्दों से आपसे पूछा जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग क्या है, कार्य क्षेत्र कैसे, महत्व क्या है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं क्या है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कैसे। बेसिकली जब आप देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है भैया कि ये कृषि भारत में कैसे हो रही है और इसमें क्या समस्या, एग्रीकल्चर से संबंधित सारी समस्या शुरू कहाँ से हो रही है, फसल को बोने से लेके खाली तक, मतलब किसान अपने खेत में अनाज बो रहा है, बुआई में क्या दिक्कत है, उसको सिंचाई में क्या दिक्कत है, उसको कटाई में क्या दिक्कत है, मढ़ाई में क्या दिक्कत है, भंडारण में क्या दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या दिक्कत है, भंडारण के बाद ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ फिर वो आम आदमी की थाली तक कैसे, आम आदमी की थाली तक कैसे खाना पहुंच रहा है, यहाँ से शुरुआत से लेके अंत तक ये
सारा इसमें कवर हो रहा है। ठीक, अगले जाएंगे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म भारत में कैसे हुए, वही मुद्दा है, भूमि से संबंधित। उदारीकरण के प्रभाव, इकोनॉमिक्स में उदारीकरण के प्रभाव 1991। औद्योगिक नीति क्या है भारत की, औद्योगिक विकास कैसा हो रहा है। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बंदरगाह कैसे हैं, सड़क कैसे हैं, हवाई रेलवे, क्योंकि जैसे आप देखिए जब आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, अभी आपने को एक टॉपिक आपने पढ़ा कृषि का ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ आपकी समस्या आपने देखी। अब इसी तरह एग्रीकल्चर के साथ जो अदर कमोडिटी है, जैसे मान लीजिए आपकी स्टील इंडस्ट्री, ठीक, आपकी आयरन इंडस्ट्री है, या इस तरह की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उन सबके साथ कैसे समस्याएं हैं वो सब आप देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बेसिकली आप इसमें क्या पढ़ेंगे, उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद भी आप इसमें, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल कैसा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास उसका कैसे हुआ, उसका अनुप्रयोग क्या है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या प्रभाव, साइंस का इफेक्ट क्या है। ठीक, भारतीयों की क्या उपलब्धि है, आप इसरो में देख लीजिए, वैज्ञानिक हैं बहुत सारे भारत के, उनका क्या है इस बारे में आप देखिए। स्वदेशीकरण आपसे देखिए बहुत अच्छे से पूछा है, मतलब मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया आपसे बहुत अच्छे से पूछा है। ठीक, नई प्रौद्योगिकी का विकास आपसे पूछ, आपसे पर्यावरण संरक्षण पूछ रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है, प्रदूषण पूछ रहा है, जैव विविधता पूछ रहा है, संरक्षण पूछ रहा है, जैव विविधता का संरक्षण आपसे पूछ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपसे यहाँ भी पूछ रहा है। ठीक, अब इस टॉपिक को आज का, जैसे मैंने आपको देखिए पीछे आपको मैंने आप अगर आप देखें तो मैंने आपको जीएस पेपर 1 समराइज किया, जीएस पेपर 1 समराइज मैंने आपको कैसे किया, आपसे क्या पूछ रहा है जीएस पेपर 1 में, भैया प्राचीन से लेके वर्तमान तक के बारे में बता दो। फिर आप जीएस पेपर में 2 में आ रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है भैया कि ये जो भारतीय समाज है ये चलता कैसे है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। जब आप तीसरे चैप्टर में आ जाएंगे, जीएस पेपर 3 में आ रहे हैं, जीएस पेपर 3 में आपसे क्या पूछ रहा है, बस मैं आपको समझ, जीएस पेपर में आपसे 3 जीएस, एक तो आपसे पूछ रहा है इसमें अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक, अर्थव्यवस्था में भी आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, दूसरा विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। और विश्व की अर्थव्यवस्था जानने से जरूरी क्या है, विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है इसको जानने से ज्यादा जरूरी है कि विश्व की अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये बात आप जानेंगे। एक तो ये टॉपिक है, दूसरा आपसे टॉपिक ये पूछ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दरअसल आपसे ये पूछ रहा है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ये इकोनॉमिक्स को बढ़ाने में किस तरह से मददगार है। ठीक, तीसरा तीसरा आपसे पूछ रहा है क्या, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को लेकर आपसे सवाल पूछ रहा है, आपसे इन्वायरमेंट से लेकर सवाल पूछा है। अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल आपसे पूछा, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में साइंस टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो रही है उस बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो आप अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ चल रहे हैं, आप ऐसा धारणीय विकास कर रहे हैं, ऐसा विकास कर रहे हैं जिससे ये विकास एक लंबे समय तक टिका रहेगा। आप आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य के जो संसाधन हैं उनको समाप्त कर रहे हैं, तो इसलिए एनवायरनमेंट में ये तीनों टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक, ये आपने पढ़ लिया। अब आप चले जाएंगे जीएस पेपर 4 में, जीएस पेपर 4 जिसको बोलते हैं जनरली एथिक्स। ठीक, आपसे इसमें क्या पूछेगा, नैतिकता, ईमानदारी, क्षमता, मानवीय मूल्य पूछेगा। ठीक, नैतिकता का सार आपसे पूछेगा, नैतिकता के आयाम पूछेगा, निजी नैतिकता, निजी जीवन में क्या नैतिकता, सार्वजनिक संबंधों में आपकी क्या नैतिकता है, मानवीय मूल्य आपसे पूछेगा, महान नेताओं के बारे में पूछेगा, सुधारकों के बारे में पूछेगा, प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक आपको लेगा, मूल्यों को मन में बिठाने में
परिवार की क्या भूमिका है, परिवार की भूमिका से संबंधित आपसे पूछ रहा है। समाज का और शैक्षिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, इस बारे में भी आपसे पूछ रहा है। मनोवृत्ति आपकी कैसी है, कैसे सामग्री क्या है, उसकी संरचना कैसे, ये काम कैसे करेगी, इसका इफेक्ट कैसा होगा, आपके व्यवहार पे इसका क्या संबंध है, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या है, अनुनय क्या है। सिविल सेवा के लिए योग्यता आपसे पूछ रहा है, मूल मूल्य पूछ रहा है, ईमानदारी पूछ रहा है, निष्पक्षता पूछ रहा है, गैर पक्षपात, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्ग के पास सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। देखो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं इनको इंग्लिश से जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उनके मीनिंग्स थोड़ा बदले हुए हैं। हालांकि मैंने ये कोशिश करी है, मैंने ये आपसे डाउनलोड करा है जो यूपीएससी का सिलेबस उन्होंने दे रखा है, उसमें ही ये सारे टॉपिक लिख रखे हैं, तो मैंने आपको इसलिए उस तरह से बताया। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका इंग्लिश में मतलब तो कुछ और है, लेकिन हिंदी में मतलब कुछ और निकल जाता है। क्योंकि यूपीएससी ने अपने सिलेबस में ऐसा दे रखा है, इसलिए हमने भी ये इसी तरह लिखा है यहाँ पे। लेकिन जब मैं आपको एथिक्स कराऊंगा, जब मैं आपको एथिक्स का पेपर कराऊंगा, उसमें इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं आपको क्या कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। चाहे इंग्लिश में सवाल पूछे, चाहे हिंदी में सवाल पूछे, चाहे जैसे पूछे, आप आंसर सही लिखेंगे। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे लेके आपसे सवाल ये का कॉन्सेप्ट क्या है, डायमेंशन क्या है, और वर्क प्लेस पे इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम। ठीक। भारत के और विश्व के नैतिक चिंतक और दार्शनिक चिंतकों का क्या योगदान है। ठीक। सिविल सेवा या सार्वजनिक सेवा या सिविल सेवा के मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है, लोक प्रशासन में स्थिति और समस्याएं क्या है, इस बारे में पूछ रहा है। सार्वजनिक और निजी संस्थाओं में नैतिक चिंता क्या है, दुविधा क्या है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, आपके नैतिक मूल्य अलग कहते हैं, लेकिन आपके जो प्रशासनिक मूल्य हैं वो अलग कहते हैं। आप या प्रोफेशनल मूल्य आपके जो हैं वो अलग कहते हैं, तो आप उसमें चयन किसका करेंगे, ये दुविधा उत्पन्न होती है। इस बारे में भी पूछता है। शासन में सत्यनिष्ठा, लोक सेवा की अवधारणा क्या है, लोक सेवा से समझते क्या है, ये तो जानिए। शासन क्या है, अखंडता का दार्शनिक आधार क्या है, सूचना साझाकरण, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, ये देखिए आपको बहुत कुछ पूछा है। आचार संहिता आपसे पूछी, आचार संहिता 2 बार हो गया कोई बात। नागरिक चार्टर आपसे पूछ, कार्य संस्कृति आपसे पूछ रहा है, सेवा वितरण की गुणवत्ता पूछ रहा है, सार्वजनिक धन का उपयोग पूछ रहा है, भ्रष्टाचार की चुनौतियां पूछ रहा है। आप समझिए बेसिकली पूरे एग्जामिनेशन में इस जीएस पेपर 4 में आपसे क्या पूछ रहा है। इथिक्स का ये है पेपर। ठीक। आप बनने जा रहे हैं क्या, सिविल 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 सेवक का क्या है, नैतिक होना अनिवार्य है। जो अगर वो अनैतिक कार्य करेगा, क्योंकि सत्ता का जो पावर है, आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो बहुत अच्छी खासी पावर आपको मिलेगी। लेकिन अगर उस पावर के साथ आप में नैतिकता नहीं होगी तो वो हानिकारक हो जाएगी। तो आप में नैतिकता का होना अनिवार्य है। आपके नैतिक मूल्यों को चेक किया जा रहा है इस पेपर के थ्रू। और नैतिकता का विकास कैसे हो रहा है, एक आपका आपका समाज, दूसरा आपका व्यवस्था किस तरह से ले रहे हैं। समाज में भी आप देखिए क्या है, परिवार से आप किस तरह की नैतिकता सीख रहे हैं। आप समाज समाज का मतलब, अगर मैं कहूँ यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया परिवार को, तो मैं कहूँगा कि आपके आसपास के लोग, परिवार के अलावा आपके मित्र, ये लोग कैसे हैं, इस बारे में आप से नैतिकता का विकास हो रहा है आप में। ठीक। एजुकेशनल आपकी कैसी है। तीसरी चीज होती है क्या है, आपका अपना व्यक्तित्व। ठीक। मनोवृत्ति आप देख रहे हैं, अपना व्यक्तित्व। तो आप क्योंकि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने जा रहे हैं, सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, तो आप में नैतिकता का होना अनिवार्य है। और वो नैतिकता का विकास किसी व्यक्ति में कैसे होता है, उस बारे में बात करी जा रही है। ठीक। और उस नैतिकता के जो आप में है, जो आपके अंदर नैतिकता का विकास हुआ है, उसका आप इस्तेमाल कितना कर पा रहे हैं। मतलब
मान लेते हैं आपको नैतिकता का बहुत ज्ञान, पर उस ज्ञान से फायदा नहीं होगा ना सिर्फ, आप उसका इस्तेमाल कितना किस तरह कर पा रहे हैं उस बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो आपके नैतिक मूल्य इस पेपर में आपको अगर किसी को पता हो तो आपको पता होगा कि केस स्टडी पूछा जाते हैं, आपको दे दिया जाएगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इसका सोल्यूशन आपको निकालना है, आप बताइए। तो आप में जब ये ऊपर के वो होंगे ना आप, तब जाके आप इस केस स्टडी को सही ढंग से सॉल्व कर पाएंगे और आपके पास रीजन होगा, क्योंकि आपसे ये सवाल पूछेगा, आप ठीक है इसका आप सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन के बाद साथ ये बताइए कि इस सोल्यूशन का रीजन क्या है। तो आप रीजन तभी बता पाएंगे जब आपके नैतिक मूल्य स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो फिलहाल जीएस पेपर 4 में आपसे एथिक्स के बारे में पूरा पूरा पूछा जा रहा है, इसमें केस स्टडी आता है, आपको लिखने के लिए भी पेपर है। ठीक, आप चले जाएंगे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, वैकल्पिक विषय 250 नंबर के 2 पेपर आपको ये देने होंगे और ये आपको चूज करेंगे। अच्छा, जब आप ऑप्शनल देखेंगे ना, तो ऑप्शनल के जो क्या है, ऑप्शनल का अपना सिलेबस है। जैसे हिस्ट्री, अगर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँ तो हिस्ट्री का अलग सिलेबस है, तो एक्सप्लेन कर रखा है यूपीएससी ने। तो ऑप्शनल भी जब आप पढ़ेंगे तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। अभी मैं आपको ऑप्शनल का सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑप्शनल, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल हैं, उन सारे ऑप्शनल में से हर ऑप्शनल का अपना अपना सिलेबस है, तो इसलिए मैं आपको उन सबके सिलेबस नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि इस ऑप्शनल का भी अपना सिलेबस है और आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ऑप्शनल को तैयार करना है। 250 नंबर का ऑप्शन। ठीक, एक बहुत ध्यान की चीज ये, वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों को रैंकिंग के लिए तभी माना जाता है जब उम्मीदवार ने सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। मतलब एक तो आपके जो जीएस के पेपर हैं वो 25% की शर्त वाला, वही बात यहाँ पे। ठीक, तीसरा चरण होगा आपका इंटरव्यू का। ठीक, अब इंटरव्यू आपका कितना होगा, 275। अब एक दो बात और आप ध्यान देंगे, अगर आपने ये पूरा सारा डिटेल में समझ लिया तो आप एक चीज ये बताइए, ये 3 स्टेप में क्यों एग्जाम? 3 स्टेप में एग्जाम होने का एक रीजन यही है, एक तो आपका हो गया प्री का एग्जाम, दूसरा आपका हो गया मेंस का एग्जाम, तीसरा आपका हो गया इंटरव्यू। प्री में आपको क्या चेक किया जाएगा, आपका ज्ञान, आपको कितनी नॉलेज है इस बात को चेक किया जाएगा प्री में। जब आप मेंस में आ रहे हैं तो आपने जो ज्ञान पाया है ऊपर बहुत सारा, ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना। ठीक, प्री में चेक हो रहा है आपके पास कितना ज्ञान है, मेंस में आपको अच्छे से चेक हो रहा है कि जो जितना भी आपका ज्ञान है उस ज्ञान का आप इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि जो आप में ज्ञान है, जो आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ आप क्या है लिख के दूसरों को बता रहे हैं, ठीक, उस ज्ञान का आप पे क्या असर, आप पे क्या। ठीक, जब आप आपने ज्ञान पाया, आपको आप उस ज्ञान का किस तरह इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आपसे ये पूछ लिया, और उसका आप पे खुद पे कितना असर है ये पूछ लिया। जब आप तीनों क्राइटेरिया से क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तब जाके आप क्या बन रहे हैं, सिविल। ठीक, यहाँ तक सारा टॉपिक क्लियर है मेरे हिसाब से। तो हमने क्या जाना, हमने एक तो समझ लिया ये कि एग्जाम ये कैसे हो रहा है, दूसरा हमने ये जाना कि एग्जाम के क्या है स्टेप्स क्या हैं, हमने स्टेप समझ लिया। तीसरा हमने ये जान लिया कि इस एग्जामिनेशन में पेपर किस तरह से हो रहा है, स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। ठीक, चौथा हमने समझ लिया कि पेपर कैसे आ रहे हैं, हमने पेपर को समझ लिया। ठीक, उसके बाद हमने ये समझ लिया कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। ये अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमने ये समझ लिया कि क्वेश्चन
के टॉपिक हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन के टॉपिक हमने पढ़ लिए कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक, स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ लिया कि कहाँ से कितने नंबर बनते हैं, किस तरह से सिलेक्शन होता है, एग्जामिनेशन करा कौन रहा है, ये आपने समझ लिया। अब सबसे मेन बात ये कि इन सब में मेरी क्या भूमिका है, मेरी क्या, मैं आपको जीएस के चारों पेपर, एसए का पेपर, एथिक्स का पेपर इसी के अंदर आ गया, प्लस आपको ऑप्शनल, अभी मैं ऑप्शनल आपको जो कराने जा रहा हूँ वो हिस्ट्री का करवाऊंगा, तो हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर। ठीक, इन सब के साथ प्री की तैयारी भी, तो आपका प्री प्लस मेंस, मेंस में जीएस के 4 पेपर प्लस ऑप्शनल, ऑप्शनल में कौन सा, ये पूरा मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। दूसरा फ्री में होगा, यूट्यूब पे ही ये सारी क्लास होगी, यूट्यूब पे ही मैं आपको सारा ये कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। इसका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ आपकी योग्यता क्या है, आपकी योग्यता मतलब कुछ लोग सोचेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो मेरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैंने बेसिक किताबें पढ़ ली हूँ तब जाके मैं इस तैयारी को करूंगा, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली हो तब मैं ये तैयारी करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आप सिर्फ 6 पास, आप 6वीं पास हो, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक, ना आपको कोई नोट्स बनाने हैं, आपको ना तो एनसीईआरटी पढ़नी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इस क्लास के थ्रू मैं आपको ये एहसास दिला दूंगा, आपने एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ी है तब भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर आप चाहें तो 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ डालिए, नोट्स मत बनाइए, नोट्स मत बनाइएगा एनसीईआरटी से, कुछ भी मत बनाइए, सिर्फ तो आप आराम से धीरे धीरे करके 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी को पढ़ डालिए 2 बार एटलीस्ट। कोई नोट्स मत बनाइएगा, कोई नोट डाउन न करिएगा, कोई हाईलाइट मत करिएगा, कुछ मत करिएगा, सिर्फ पढ़ डालिएगा। और एक समझ, देखिए ये पूरा एग्जामिनेशन समझ का है, एनसीईआरटी के थ्रू आप एक समझ को डेवलप करिएगा। उसके बाद मैं आपको क्लास कराऊंगा, उस समझ को और मजबूत कर देंगे, समझ को क्या करेंगे और मजबूत कर देंगे, और आप आसानी के साथ इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। आपको देखिए एक बहुत आसान सी बात आप समझिए, आपको प्री में लाने हैं 60% मार्क्स, अगर लाते हैं बहुत हैं। मेंस की कहानी भी कुछ ऐसे ही है, 55 से 60% मार्क्स लाते हैं बहुत है। तीसरी कहानी बन गई आपकी इंटरव्यू की, इंटरव्यू की कहानी भी यही है कि आप अगर 170 प्लस स्कोर करते हैं, बहुत आसान। ठीक, इस सब के थ्रू मैं आपकी तैयारी करवाता जाऊंगा। एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए 6 से लेके 8 तक, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एडवांस क्लासेस सारी मैं आपको कराऊंगा, और आपके सिलेक्शन तक के सफर का मैं पूरा करूँगा। ठीक, तो चलिए मिलके हम सभी मिलके शुरू करते हैं इस जर्नी को। आपकी क्लासेस रेगुलर आएंगी, आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी, रेगुलर क्लासेस के साथ मैं आपको यूट्यूब पे लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। टाइमिंग अभी मैं अपने हिसाब से रखूंगा, लेकिन आपकी डिमांड को ध्यान में रखा जाएगा। आप अपनी डिमांड बताइए किस समय आपको लेक्चर चाहिए। पढ़ाई को बोझ नहीं बनाएंगे, चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर होकर पढ़ाई करेंगे, सिलेबस के थ्रू पढ़ाई करेंगे, जो यूपीएससी पूछेगा वही पढ़ेंगे, एग्जाम जिससे क्रैक होगा सिर्फ उतना पढ़ेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक नई शुरुआत के साथ एक नए तरीके से यूपीएससी के एग्जामिनेशन को हम लोग क्रैक करेंगे। इसके साथ ही मैं मेरे इस चैनल के थ्रू आप यूपी पीसीएस की एग्जामिनेशन, क्योंकि देखिए यूपीएससी का जितना भी सिलेबस है लगभग लगभग वही सिलेबस यूपी पीसीएस का भी है।
यूपीपीसीएस में दो, एक आप यूपी स्पेशल आप जोड़ दीजिए तो यूपीपीसीएस का भी सिलेबस यही है। तो यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपीपीसीएस, मतलब जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उन सब में बेसिक बेसिक जो आपसे पूछेगा वो सारा कुछ जो मैंने आपको पीछे बताया, थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्ट्रक्चरिंग का हेरफेर, आपसे सारा कुछ यही पूछा जाता है सारे एग्जामिनेशन। तो आप जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ले जाएंगे, आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर देंगे। आप यूपी पीसीएस देंगे, आपको यूपी स्पेशल थोड़ा पढ़ना होगा, राजस्थान पीसीएस देंगे, राजस्थान स्पेशल थोड़ा पढ़ना होगा, एमपी पीसीएस देंगे, एमपी पीसीएस में मध्य प्रदेश का आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना होगा। बाकी इसके अलावा जितना भी बचता है सारा का सारा एक जैसा सिलेबस है, घुमा फिरा के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। आपकी समझ एक बार विकसित हो जाएगी, फिर आप आसानी से किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। धन्यवाद।